क्या आपको पता है कि 2014 में इंडियन नेवी ने राजा राजेंद्र के राजा बनने के 1000 साल पूरे होने की खुशी को काफी धूमधाम से मनाया था। लेकिन ये राजा राजेंद्र थे कौन और आज से 1000 साल पहले इन्होंने ऐसा क्या किया कि इंडियन नेवी आज तक उनको याद करती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि राजा राजेंद्र कौन थे, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमें हमारे इतिहास से जानबूझकर अनजान रखा गया, क्योंकि अगर हम हमारे सच्चे इतिहास के बारे में जानते, अगर हमें ये पता होता कि 1000 साल पहले जब बाकी के देशों की आर्मी भी नहीं थी, उस समय भारत के चोल राजाओं के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, तो क्या हम कभी किसी के सामने झुकते? कभी नहीं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चोल साम्राज्य के इतिहास का वो किस्सा सुनाऊंगा जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं जिस राजा की बात कर रहा था वो थे राजेंद्र चोला। उनके सम्मान में भारत की मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग शिप को उनका नाम दिया गया है। चोला साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी में राजेंद्र चोला के पिता राजा चोला ने की थी और 9वीं शताब्दी के आते आते चोल साम्राज्य भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। उन्होंने अपने पड़ोस के सारे साम्राज्यों को हराकर पूरे दक्षिण भारत में अपना अधिकार जमा लिया था। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले इस साम्राज्य की सबसे मजबूत शक्ति थी उनकी नौसेना, और उसी ताकतवर नौसेना के दम पर उन्होंने पूरे दक्षिण भारत की कोस्ट लाइन पर अपना कब्जा जमा लिया था। चोल साम्राज्य का अपना खुद का एक नेवी डिपार्टमेंट था जिनका काम था शिप बनाना, शिप को मजबूत करने के लिए नए नए तरीके खोजना और उनका मेंटेनेंस करना। उस समय सिर्फ लकड़ी के जहाज हुआ करते थे। जहाज बनाने के लिए वो कटहल और जामुन के लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने समुद्री लुटेरों के हमले से बचने के लिए जहाजों की मजबूती की ओर ध्यान दिया। उन जहाजों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने नई नई टेक्निक्स को अपनाया। युद्ध के लिए खास फाइटर शिप्स बनाए। इन फाइटर शिप्स में कई सारे आधुनिक हथियार रखे। युद्ध की स्थिति में जहाजों में हजारों की संख्या में उनके सैनिक समुद्री रास्ते से सफर करके दुश्मन पर हमला करते थे। बेशक उस समय चोल साम्राज्य की नौसेना पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी थी, लेकिन सिर्फ जहाज बनाने से कोई समंदर पर राज नहीं कर सकता। चोला काफी होशियार थे। उन्हें पता था कि समुद्री यात्रा पर निकलते वक्त खाने के लिए क्या ले जाना चाहिए जो कई दिनों तक या महीनों तक खराब ना हो सके। उनके पास नेविगेशन की भी बढ़िया टेक्निक मौजूद थी। वो अपने साथ ऐसे पक्षियों को पिंजरे में बंद करके ले जाते थे जो सिर्फ जमीन के ऊपर उड़ते हो, और जब बीच समंदर में उन्हें रास्ता पता करना होता था तो वो उन पंछियों को आसमान में छोड़ते थे और इसी तरह से उन्हें जमीन की तरफ जाने वाली दिशा का पता चल जाता था। चोलाओं को आसमान में स्टार्स के पोजीशन की भी जानकारी थी, तो रात में भी वो सही से रास्ता ढूंढ लेते थे। और अपनी इसी खासियत के दम पर उन्होंने सैकड़ों सैनिकों के साथ नागापट्टनम से मलेशिया तक 2300 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया था जब वो वहां के राजा पर हमला करने गए थे। उनकी नौसेना का दबदबा इतना था कि चीन भी उनसे डरता था। हुआ यूं था कि चोल शासक चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। इसी सिलसिले में उनके जहाज को इंडोनेशिया के किनारे से गुजरना पड़ता था। उस समय इंडोनेशिया में राज था राजा संग्राम का। वो भी एक हिंदू राजा थे और उन्होंने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया में श्रीविजय साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन एक दूसरे हिंदू राजा की सक्सेस को उनसे देखा नहीं गया और वो उनके किनारे से गुजरने वाले चोल साम्राज्य के जहाजों पर हमला करने लगे। तब राजेंद्र चोला ने इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर हमला कर दिया। सैकड़ों जहाज और हजारों सैनिकों के साथ इंडोनेशिया के तट पर पहुंचे राजा राजेंद्र ने उन पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि राजा संग्राम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो इस युद्ध में बहुत बुरे तरीके से हार गए। मैंने आपको कहा था कि चीन चोलाओं से डरते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजा संग्राम के चीनियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जब चोलाओं ने उन पर हमला किया तो राजा संग्राम ने चीनियों से मदद मांगी। तब चीनी राजा ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो चोलाओं से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। चोला साम्राज्य का इतना खौफ था। राजा राजेंद्र चोला के पास नौसेना के साथ साथ घुड़सवार सेना और पैदल सेना भी थी।
नौसेना के साथ ही उनके डिफेंस की एक और खासियत थी, उनके पास मौजूद हाथियों की सेना। चोलाओं के पास वेल ट्रेंड हाथियों की फौज थी जिन्हें युद्ध के लिए ट्रेन किया गया था, और उनकी नौसेना में ऐसे विशाल जहाज भी थे जिसमें वो हाथियों की इस फौज को ले जाते थे और दुश्मन पर हमला करते थे। और अपनी इसी ताकत के बलबूते पर वो सिर्फ इंडोनेशिया तक ही आकर नहीं रुके, उन्होंने श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स और मलेशिया पर भी अपना कब्जा जमाया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आपको सबसे बड़ा झटका ये सुनकर लग सकता है कि चोलाओं की आर्मी में महिलाएं भी होती थी, जो समय आने पर राज्य से बाहर जाकर भी लड़ती थी। और ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार मन की बात इस प्रोग्राम में बताई थी। अभी इस नक्शे में जो कलर किया हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, वो पूरा हिस्सा 9वीं शताब्दी में चोलाओं के अधिकार में था। चोल साम्राज्य के इतनी तेजी से और इतनी दूर फैलने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो समय के आगे की सोचते थे। उन्होंने पूरी दुनिया की जरूरत को समझा और मसाले, कॉटन, डायमंड्स और भी कई सारी चीजों का व्यापार उन्होंने शुरू किया। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी तो उनके पास थी ही और ताकत भी थी, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उस समय दुनिया भर से भारत में व्यापार के जरिए बहुत पैसा आया। चोल साम्राज्य काल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं कहा जाता। 2020 में साइंटिस्ट की एक टीम ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी आरओवी की मदद से तमिलनाडु के पुंपुहार बंदरगाह का डिजिटल रिक्रिएशन किया था। पुंपुहार चोल साम्राज्य के समय का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो आज के समय में समंदर के अंदर डूबा हुआ है। लगभग 300 BCE के आसपास यहाँ पर एक भयंकर सुनामी आया था, जिसने इस बंदर को निगल लिया, और तब से चोलाओं का वैभवशाली इतिहास समंदर के अंदर दबा हुआ है। ये बंदरगाह उस समय का ट्रेडिंग और फाइनेंस का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से सोने, चांदी, मसाले और बाकी चीजों का एक्सपोर्ट होता था। यहाँ पर समंदर के अंदर जो भी चीजें मिली थी, उनकी डिटेल्ड स्टडी करने पर यह बात भी पता चली कि चोलाओं का व्यापार सिर्फ एशिया के अंदर ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका व्यापार इजिप्ट तक फैला था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें मिली थी जो उस समय पर इजिप्शियन लोग ट्रेड किया करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए रिसर्च में यहाँ 11 किलोमीटर लंबे एक बहुत बड़े बंदरगाह के सबूत मिले थे। प्रोजेक्ट पुंपुहार के नेशनल कोऑर्डिनेटर SM रामासामी ने बताया था कि यहाँ एक बड़े लाइट हाउस के अवशेष भी मिले थे, और यहाँ एक डॉकयार्ड यानी शिप्स बनाने की जगह भी थी, जहाँ पर एक साथ 70 से 80 जहाज बनाने की सुविधा थी। चोल राजाओं ने कई सारे मंदिर भी बनाए, और वो ऐसे मंदिर थे जिसे देखकर हर कोई हैरान था, जैसे कि तंजावुर का बृहदेश्वरा मंदिर, जिसे उस समय कैसे बनाया गया होगा, इसका सही जवाब आज तक सही से कोई नहीं बता पाया। उस समय ये भी एक कारण था कि भारत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। यात्री दूसरे देशों से भारत घूमने के लिए आया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी चोल राजाओं को भारत के इतिहास में काफी कम जगह मिली है। जितना उनके बारे में बताया जाना चाहिए था, उतना नहीं बताया जाता। इसका रीजन क्या है? अगर आपको भी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ये चोल राजाओं के इतिहास का बस छोटा सा हिस्सा है। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।